નમસ્કાર, હું મેહુલ વ્યાસ ધ ગુજરાત રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે જે વાત છે, આ જે વિડીયો હમણાં બતાવી રહ્યા છીએ એ વિડીયો હિન્દીમાં છે. મયુરભાઈ જાની અને સુપ્રિયા શ્રીનેથજીએ, જે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા છે, એમણે જે મોદી સાહેબ જે ચીન ફરી આવ્યા છે, ચીન છે અત્યારે એની અને એના લઈને જે અત્યારે દેશનું રાજકારણ છે એ સમગ્ર બાબતોની ચર્ચા કરી છે. તો એ વિડીયો તમને સીધો એ શરૂ કરું છું. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप एक अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल बगल की खिड़की में सुप्रिया जी बैठी हुई हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहली बार हमारे इस मंच पर वो पधारी हैं और उनको परिचय क्योंकि ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसमें कोई वक्त ज़ाया करूँगा नहीं। तो सीधी बातचीत शुरू करते हैं, है ना, ताकि वो किस हालात में भी वो आके टाइम निकाल के बैठी है, वो हमारी बातचीत हुई है, तो मैं नहीं ज़्यादा बोलूंगा। तो सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत। एक तो सबसे पहले हमारे इस मंच पर आपने आज वक्त निकाला, बहुत ही कठिन शेड्यूल। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और पहले भी बात हुई थी आने की और किसी कारणवश नहीं आ पाई, और मुझे लगता है बार बार जरूर आऊंगी। पहली बार शुरुआत हो गई है और बार बार जरूर आऊंगी। हम बिल्कुल ये चाहेंगे और हमारे दर्शक भी। और हमारे दर्शकों को मैं आपको बता दूं सुप्रिया जी, हम लोग जो है ना इस मंच पर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोग जनता से नहीं नागरिकों से संवाद करें। अगर जनता है तो उनको कोशिश करें कि वो उनकी विवेक और उनकी जो प्रज्ञा है वो जागरूक हो और वो एक नागरिक के तौर पर सोचना शुरू करें। ये कोशिश हमारी इस मंच से रहती है। तो बातचीत शुरू करते हैं। अब वैसे आपसे बात करने के बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास आज, आप आराम से कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो है आपकी तवज्जो चाहता हूँ जी हाँ, कि हमारे जो प्रधानमंत्री 3 ही महीने में अचानक से, अभी कुछ 2 महीने मुश्किल से हुए, कहा था उन्होंने कि वो जो छोटी आंखों वाले जो गणपति होते हैं ना, उसको मत खरीदिए। अब ये छोटी आंखों वाले जो शी जिनपिंग है, उनके साथ इतना झुक के सलाम दुआ करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? ये अगर आप थोड़ा इस पर आप पहले सबसे पहले यहाँ पे शुरू करें। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि 20 जाबाजों की गलवान वैली में शहादत हुई। उसके बदले प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। पहलगाम का नरसंहार हुआ, उसमें 26 निर्दोष भारतीय शहीद हो गए। पुंछ में 17 निर्दोष भारतीय, जिसमें अधिकतर बच्चे थे, वो शहीद हो गए। चीन मुस्तैदी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हमारी आर्मी ने तो ये तक कहा कि असल में हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो चीन से लड़ाई कर रहे थे, पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंटल था जी। और उसके महज 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री चीन गलवैया करने पहुंच जाते हैं। तो गलवान की शहादत का क्या हुआ, पुंछ में और पहलगाम में जो शहादत हुई उनका क्या हुआ? हमारी आर्मी का जो एक मत था, और छोटे मोटे लोगों ने नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था 80% जो सप्लाई है इक्विपमेंट की, एम्यूनिशन की, वो चीन कर रहा है। और ऐसे में उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके पहले हम अमेरिका के सामने नतमस्तक थे, उसका नतीजा सब देख रहा है। अब हम चीन की गोदी में जाकर बैठ गए। और मैं प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुन रही थी और मैं 2 सेकंड आपके लेना चाहती हूँ उस वक्तव्य को यहाँ पर पढ़ने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, पिछले साल हमारी सार्थक चर्चा हुई, सकारात्मक दिशा मिली, हमारा स्थिरता का माहौल बना हुआ है। इस दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, इस दौरान चीन ने अतिक्रमण किया, इस दौरान चीन ने अरुणाचल में गांव बसाए, लोगों जगहों के नाम बदले, आपका भरपूर विरोध किया यूएन जैसे फोरम्स पे, और आप कह रहे हैं हमारी समांतर रिश्ते बने हुए हैं, सौहार्द है। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री कोई पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं, लेकिन ये विशुद्ध फॉरेन पॉलिसी का फेलियर अगर नहीं है तो क्या है? फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आपने अमेरिका से इतनी निकटता बना ली कि आप सबसे दूर हो गए। उनसे आपको नतमस्तक होने का ये नतीजा मिला कि वो 42 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, उन्होंने हम पर 50% टैरिफ लगाया, दुनिया में एक ही और देश पर लगाया, पाकिस्तान पर 19%, हम पे 50%, और आज ये नतीजा है कि आप चीन के पास पहुंच गए। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। ये बहुत, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी बन जाता है कि
एक फिर नैरेटिव खड़ा किया जाता है लगातार, वो जो गोदी में खेल रहे हैं जो एंकर एंकरानिया है कि मोदी जी का लाल रेड कारपेट से स्वागत किया गया और मोदी और शी पाकिस्तान जिनपिंग के मिले प्रधानमंत्री का भी किया गया। मुझे तो इस बात का दुख है, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे प्रधानमंत्री का स्वागत और आतंकी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत एक जैसा हुआ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, और दुख इस बात का है कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि हम एक बराबर लाके खड़े कर दिए गए। ये कैसे माना जा सकता है? ये आपको मैं फोटो दिखाना चाह रही हूँ। ये फोटो है, ऊपर मोदी जी है, नीचे शहबाज शरीफ है। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग नैरेटिव बना रहे हैं, और आपने ये अच्छा सवाल खड़ा किया, सॉरी मैं थोड़ा सा आपके बीच में बोलने लगी, लेकिन देखिए नैरेटिव अभी तक तो ट्रंप बड़े महान थे क्योंकि ट्रंप से निकटता थी। अब शी जिनपिंग बड़े महान हो गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, उनके साथ मोदी जी बैठ गए, तो चला हो सकता है ये भक्त मंडली, ये एंकर, ये वॉरियर एंकर जो है नोएडा के, ये हो सकता है शहबाज शरीफ को महान मानने लगे। ये लोग अपना आराध्य और अपना मत ऐसे चेंज करते हैं जैसे गिरगिट रंग बदले। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, आप कुछ कह रहे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे आपने कहा वो दृश्य आज सबने देखा है कि भाई रेड कारपेट तो शहबाज शरीफ के लिए भी उठाई गई थी। और मुझे जो है ना, मतलब एक देश के नागरिक, पत्रकार तो ऑब्वियसली बाय प्रोफेशन है और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन देश के नागरिक के नाते हमको ये शर्म महसूस हो रही है, इनको पता नहीं कि एक ही झटके में भारत को पाकिस्तान से बराबरी में बिठा के रख दिया अमेरिका ने, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका कोई सही में कोई उत्तर मिल नहीं पा रहा है। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। हमारे समकक्षी लाकर नहीं खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में बढ़ गई है। पाकिस्तान को यूएन की एंटी टेरर कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब आतंकी मुल्क जहां पे मसूद अजहर और हाफिज मसूद जैसे लोग रहते हैं, जहां पर दाऊद इब्राहिम है, मतलब बिल्ली जो है वो दूध की रखवाली कर रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक श्वास में लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं असीम मुनीर को, जो नरसंहार का, जो मैं उसको बुचर कहती हूँ, जो नरसंहार, जो हमारे लोगों का खून जिसके हाथों से सने हुए हैं, वो बैठकर उनके साथ खाना खा रहा है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कौन सा ऐसा मल्टीलैटरल जिससे पैसा नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को, और वो पैसा उन आतंकी कैंपों को दोबारा से बनाने में लगाया जा रहा है जिनको हमारी सेना ने तबाह किया था। आज पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में बढ़ गई और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। मुझे इस बात का दुख है। और मैं मिश्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी, कि जो बायलैटरल बातचीत हुई, मतलब शी जिनपिंग और मोदी साहब के बीच में, तो यहां मुझे कहीं वो सुनने को नहीं मिला कि भाई हमने, जो हमारे, आपने बहुत सही फरमाया कि राहुल सिंह साहब जो थे उन्होंने खुलकर जिक्र किया कि एक तरह से हम तो प्रॉक्सी, चीन हमसे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, इंफॉर्मेशन को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, और एम्युनिशन और बाकी हर चीजों में चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। तो आज इस स्टेटमेंट में सुप्रिया जी, मुझे तो कहीं वो बात सुनाई नहीं दी कि भाई इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने अपने 56 इंच का सीना बिल्कुल और चौड़ा करते हुए और आंखों में बिल्कुल सिंदूर भर के शी जिनपिंग को कुछ कहा हो कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट कर रहे थे। ये हुआ है क्या? पता नहीं ये हुआ है क्या? प्रधानमंत्री टीवी एंकरों को डायलॉग बाजी करते हैं, मेरी नसों में गर्म खून दौड़ रहा है। क्या हो गया? वो खून पानी बन गया। शी जिनपिंग को देखकर आपने ये नहीं बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इंटेलिजेंस और सारा नेटवर्क प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को दे रहे थे? पाकिस्तान के कमांड सेंटर में चीन के लोग बैठे हुए थे। ये कहने की हिम्मत ही नहीं है। असल में दिक्कत की बात देखिए मयूर भाई ऐसी है, दिक्कत की बात यह है कि जब गलवान हुआ और लगा कि अब लाल आंख दिखाई जाएगी, क्योंकि चीन से जो प्रगाढ़ता है मोदी जी की वो सबको पता है, वो खुद कह चुके हैं। 30 बार वो चीन के राष्ट्रपति से मिले, या तो वो गए या ये आए हैं। साबरमती के तट पे उन्होंने झूले की पींगे ली हैं, फिर महाबलीपुरम में नारियल पानी और शहनाई सुनी गई। वो सब बातें छोड़ दीजिए, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। जब गलवान हुआ और हमें लगा कि यथावत स्थिति बनेगी, अभी तक अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी है। जून 2020 में हमारे 20 जाबाज की शहादत होती है। प्रधानमंत्री मोदी क्लीन चिट देके कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसके बाद आंख में धूल झोंकने के लिए आप टिकटॉक जैसे ऐप बैन कर देते हैं। लेकिन चीन से आपका जो धंधा पानी है वो रिकॉर्ड हाई पर है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हम चीन की सेना को पैसा दे रहे हैं, आओ हमारे अतिक्रमण करो, इतना हम चीन से खरीद रहे हैं सामान। तो मोदी जी किस मुगालते में रहकर बात कर रहे हैं?
आप इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो अमेरिका के सामने नहीं डिफेंड कर पाए। अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोगों को हवाई जहाजों में भरकर बेड़ियां और हथकड़ियां डाल के यहाँ पे खदेड़े। कंबोडिया जैसे देश ने मना कर दिया, उनको नॉर्मल प्लेन से, सिविलियन प्लेन से भेजना पड़ा। नेपाल में सिविलियन प्लेन से भेजा, हमारे यहाँ मिलिट्री प्लेन में ठूस कर भेजा गया लोगों को। लगातार वो हमें अब्यूजर, लगातार वो हमें वेस्ट, क्या क्या नहीं कह चुका है। लगातार वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है 50% का, और हम जो है वो मूक दर्शक बने जी। अब क्या फायदा हुआ अब की बार ट्रम्प सरकार और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प के सब तमाशे करने का। और जो एंकर बिजली की कड़कती केमिस्ट्री की बात करते थे, अब चुप है। अब वो डिफेंस में मोदी जी के कूद पड़े हैं, अब वो उनको गाली दे रहे हैं। अब जिनको शी जिनपिंग को गाली दी थी, अब उनकी गोदी में बैठ गए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इस देश में फॉरेन पॉलिसी है, यही फर्जीवाड़ा चलता रहेगा, कुछ समझने की बात नहीं है। नहीं, आपको भी ठीक से याद होगा कि, और हमारे दर्शकों को भी ये याद होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे मोदी साहब, तब उन्होंने बहुत सारे निवेदन दिए हैं। उसमें से एक निवेदन ये भी था कि चीन को आंख में आंख डाल के लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख करके। तो हम, ये तो हमारे यहीं से आते हैं, तो वैसे हम तो बहुत पहले से इनको जो है जानते। आप लोगों से ये शिकायत तो इस देश को रहेगी कि आपने ये किसको यहाँ पर भेज दिया। ये शिकायत तो ये देश आपसे करता है। देखिए हमने नहीं भेजा है। हम तो यहाँ भी जब थे तब भी वो सच वही लिखते थे और दिखाते थे। पर अब क्या है कि वो पूरा अलग सा मामला था। अब जैसे आज देश का माहौल है, उस समय गुजरात में पत्रकारिता का माहौल बन गया धीरे धीरे 6-7-8 से, तो लोग नहीं सुनते थे, या तो हमको ये कहते थे यार तुमको कोई दिक्कत हो लगती है। हमने कहा हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ये है कि देश पूरा जो है वो खराब बर्बाद हो जाएगा। खैर, पर मतलब वो ये सब भाषण कर चुके हैं। अब इन हालात में मैं सुब्रत जी ये समझना चाहता हूं कि ये अमेरिका से आप, मतलब हाउ डू यू सी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के अपने प्यारे दोस्त को, जो एंड तक लास्ट कमेंट आई है, वो भी कह रहे हैं कि ही इज टेरिफिक, मतलब कि वो अद्भुत है। ये मतलब भिगो के अचानक से ये जो उसने धुलाई शुरू की है, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस क्या कारण है इसके पीछे? हम क्यों इतने जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है हमको बतौर कंट्री? कंप्लीट फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जब आप भारत का पक्ष रखते हैं तो आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ये आपकी आपसी केमिस्ट्री की बात थोड़ी है, ये मोदी ट्रंप की बात थोड़ी है, ये हिंदुस्तान और अमेरिका की बात है। ये 140 करोड़ का जो हमारा मार्केट है उसकी बात है। ये 140 दुनिया की सबसे सशक्त डेमोक्रेसी की बात है। जिसको आप त्राही त्राही मांग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जब ट्रंप से देश हित से ऊपर, आप बिना बुलाए ट्रंप से मिलने क्यों गए उनके बनने के बाद? और ट्रंप ने आपकी तौहीन उसी दिन से शुरू कर दी। उसको समझ में आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्त मंडली को दिखाने के लिए सब कुछ करेंगे। और उसमें अडानी का जो केस है वो तो छौंका लगा ही हुआ है। जो अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है वो तो नसदबी ही हुई है। अब जब नेशनल मित्र की नसदबी है तो भाई प्रधानमंत्री की भी दबी हुई है। लेकिन उनको, अमेरिका को यह समझ में आ गया कि मोदी जी जो हैं वो अपनी छवि सुधारने के लिए राष्ट्रहित को किसी भी समय त्याग सकते हैं। बिना बुलाए आपका अमेरिका जाना इस देश के लिए भारी पड़ा। उसने वहीं पर प्रूफ कर दिया। 5 लोग उस दिन आए थे व्हाइट हाउस, उसने 4 लोगों को बाहर आके रिसीव किया, आपको रिसीव नहीं किया। आपके मुंह पर बैठ के उसने हिंदुस्तान को अब्यूजर और क्या क्या नहीं कहा। टैरिफ लगाने की धमकी आपके मुंह पर दी। महीनों आपके लोग लगे रहे, अब डील हो रही है, तब डील हो रही है, डील नहीं हुई, 50% टैरिफ लग गया, जिससे हमारे जीडीपी के 2,17,000 करोड़ स्वाहा हो जाएंगे। ऑलरेडी कितने सारी जगह हैं जहां पर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, या उत्पादन रुक गया है, या ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये जो पर्सनल केमिस्ट्री की और पर्सनल रिलेशनशिप की और तू तड़ाक की बातें होती थी माय फ्रेंड डोनाल्ड की, माय फ्रेंड डोनाल्ड ने ऐसा सिला, क्या हो गया कि इतना खराब हो गया ये माहौल? मैं आपको टोकना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। वो आप उनको डोनाल्ड कहते हैं तो शायद डोनाल्ड जी को अच्छा नहीं लगेगा। डोनाल्ड नाम रखा है इन्होंने अपना, हमारे प्रधानमंत्री ने उनका नाम डोनाल्ड रखा है, तो हम तो फिर लगातार डोनाल्ड ही कहते हैं, हम तो डोनाल्ड कहते नहीं। अच्छा, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि राष्ट्र, आप जब एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह कहीं जाते हैं तो आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अडानी के रिप्रेजेंटेटिव बन के थोड़ी गए। आप पूरे दुनिया में अडानी को लेके घूमते हैं, जहां जाते हैं वहां से अडानी को डील दिलाते हैं। वहां पर अडानी का जो है वो फंस गया अडानी, क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहा है। और वो जो सैंक्शंस की बात आ गई है कि उनके मुद्रा पोर्ट पे एलएनजी आई थी ईरान से, वो और मामला गड़बड़ा गया है। तो मोदी जी, मुझे नहीं पता राष्ट्रहित के लिए क्या क्या, राष्ट्रहित को किस किस चीजों के लिए
स्वाहा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि अपनी फर्जी छवि को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये देश इसका बहुत बड़ा खामियाजा इसका देश उठा रहा है। बहुत सही बात है। हमारे बहुत सारे दर्शक कुछ दिनों से पूछ रहे हैं हमको, तो वही सवाल मैं आप तक पहुंचा देता हूँ कि भाई ये जो विदेश दौरा करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि अगर कोई हमको इनवाइट करे तो पूरी जिम्मेदारी और वो खर्चा पानी वो देश उठाता है, और अगर हम खुद अपने से जाएं तो फिर वो सब हमारे सर पे होता है? क्या ये ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ खर्चा पानी तो आप खुद भी करते हैं, बिकॉज आपका प्रोटोकॉल है, आपकी टीम्स जाती हैं। लेकिन जो अमित शाह ने बात कही थी, एक्चुअली कुछ चीजें फर्जीवाड़ा को लोग याद नहीं रखते हैं। अमित शाह ने, आपको याद है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था मोदी वो नहाते, मतलब होटल में नहीं जाते, प्लेट में नहा लेते हैं, एयरपोर्ट के बाथरूम में नहा लेते हैं। अरे भैया, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, जाए होटल में, इज्जत से जाए कहीं पर, काहे वहां के बाथरूम में नहाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फर्जी और फेक न्यूज उन्होंने फैलाई थी। 15 करोड़ रुपए तो खर्चा किए मोदी जी ने कुछ घंटों की अपनी यात्रा के लिए, जब सऊदी अरब गए थे। कहां से खर्चा कर दिए ये पैसे? मोदी जी का मन घर में तो लगता नहीं है। मोदी जी ग्रीस जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, दुनिया के देश केमन आइलैंड भी पहुंच जाएंगे। ढूंढ ढूंढ के मैप पर देख रहे हैं क्या क्या बचा हुआ है भैया। खत्म होने से पहले जो अपना टेन्योर है, हर जगह घूम लो, बस एक मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर के नाम पर उनका जो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है, उसका ईंधन खत्म हो जाता है और वो पार्किंग लॉट में चला जाता है। तो असली बात यह है कि मोदी जी का कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रहित की बात होती है वो हो ही नहीं रही है। ये सब इधर उधर की बातें हैं। मतलब फर्जीवाड़ा पार्लियामेंट तक में ये फेक न्यूज, ये छवि बनाने की कोशिश की गई। अरे भाई, जो आदमी मोवाडो की घड़ी लगाता है, बुल्गारी का चश्मा पहनता है, केनिथ कोल के जूते पहनता है, अरमानी का सूट पहनता है, जो 8,500 करोड़ के बोइंग के हवाई जहाज में चलता है, मेबैक, मर्सिडीज की मेबैक गाड़ी में चलता है, वो कौन फकीर है भैया? ऐसी फकीरी हिंदुस्तान में सबको हो, हमें भी ऐसा फकीर बनाए भगवान, हम तो ये कहते हैं। लेकिन क्या ये इस बारे में कुछ हो रहा है, मतलब कांग्रेस या कुछ आपकी ओर से भी कोई क्या एक्शन इन टर्म्स ऑफ लीगल या चैलेंज होना वाला है कि वो जो डिग्री को लेकर पूरा बवाल एक बार फिर से बचा है मोदी साहब की डिग्री? मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मत है, और मैं थोड़ा सा इसको आपको जो मेरा थिंकिंग है उसको आपके सामने बोलना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे आपत्ति ये नहीं है कि मोदी जी के पास डिग्री है या नहीं, और मैं बताऊं क्यों। हमारे देश का जो संविधान है उसने शिक्षा की कोई बाध्यता रखी नहीं है। हमारे देश का संविधान तो इस तक की परमिशन देता है कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। हम एक डेवलपिंग नेशन थे जिस समय देश आजाद हुआ, शिक्षा का स्तर कम था, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, MA हो, BA हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है इस देश के प्रधानमंत्री के झूठ बोलने पर। मुझे फर्क पड़ता है इस देश के प्रधानमंत्री के मजबूर होकर अपनी डिग्री को छुपाने पर। कोई बात नहीं, आप BA है नहीं है, MA है नहीं है, आप 8वां पास है, 10वां, क्या फर्क पड़ता है? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश ने अगर आपको चुना है तो आपके अंदर इतनी तो जिसको कहते हैं इतना तो साहस होना चाहिए कि आप कहिए इस बात को। मुझे झूठ बोलने से प्रॉब्लम है, और ये झूठ उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। ये झूठ वो तमाम चीजों में बोलते हैं। अब मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन हिमालय में वो करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे। फिर वो कितने साल उन्होंने छोटे काम किए, भिक्षा मांगी। अरे भाई, 25-30 साल की उम्र से तो उनकी फोटो है, स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तमाम पिक्चरें आती हैं मोदी जी की। आपने अपनी माँ जी को भी लेकर झूठ बोला कि वो उनको घरों में काम, अगर ऐसा था, और मैं उनकी दिवंगत माँ को अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, अगर ऐसा था तो आप बड़ी नालायक औलाद थे कि आपकी माँ को ऐसे काम करने पड़ते और आप अमेरिका, UK, फ्रांस घूम रहे थे। आपकी तस्वीरें तो उस जमाने की हैं। तो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है मगरमच्छ से लड़ना। ये सब कौन सी बातें? ये सब आपको लगता है ये सब बातें नॉर्मल पॉलिटिशियंस, नॉर्मल लोग करते हैं? ये सब छवि बनाने, हवा बनाने की बातें। लेकिन ये कलई तो खुल गई ना देश के सामने, और मुझे आपत्ति इस बात की है कि झूठ बोला गया। और अब व्यक्तिगत तो क्या हूं, अपने संबंधों के बारे में जिस व्यक्ति ने झूठ बोला उससे मैं और क्या आशा करूं। मैं यूजुअली पर्सनल चीजों पे कमेंट नहीं करती हूं, और मैं फिर से कहूंगी, मुझे उनके कम ज्यादा पढ़े लिखे रहने से कोई दिक्कत नहीं। मेरे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। दिक्कत है कि आपके अंदर ये ऑनेस्टी नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है कि आप खुलकर बोल सकिए। मतलब जगहसाई हो रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री पर झूठ बोल रहा है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं कि सारे दुनिया का कागज देखना है,
बिहार 70% बाढ़ में ग्रसित है, उनके कागज खंगलवाने हैं, लोगों के कागज खंगलवा कर उनको इंडियन प्रूफ करना है अपने आप को, चाहे उनके पुरखों की अस्थियां इनकी इसी नदियों में बहती हों या दफन हो यहाँ पर। पुश्तों से रह रहे लोगों को अपना भारतीयता सिद्ध करनी है, मैं अपने कागज नहीं दिखाऊंगा। तो फिर लोग जो कहते हैं वो शायद एक हद तक सही है कि कागज तो आपको भी दिखाना चाहिए। बात करते हैं अभी वोट चोरी वाली, जो स्लोगन आपका वहां से जहां से निकला है, पता नहीं किसने आप में से बनाया है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक स्लोगन जो इस देश में बने उसमें से एक अभी शायद वो मान लिया जाएगा उसको, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़, वो चोर गद्दी छोड़ वाला जो वो ऐसे चिपकता हुआ दिखाई दे रहा है हर जगह पे। हम दृश्य देख रहे थे कल राहुल गांधी जी की और तेजस्वी, और कल शायद अखिलेश भी थे, और दो तीन चीजें हमने देखी। तो मैंने आज उस पर एक वीडियो लाइव में उस पर बात कर रहा था। मैंने कहा कि राहुल गांधी बनना आसान तो नहीं है, और मैंने कहा कि मोदी बनना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन ये समझना चाहिए इस हद तक झूठ बोलना, इस हद तक एक फर्जीवाड़ा फैलाना, हाँ, इस हद तक मैंने नफरत कहा बोलना आसान तो वो भी नहीं है। आसान तो वो भी नहीं है, पर ये जिस तरह से मैंने कहा कि ये पूर्णतः एक जननायक का चरित्र दिखता है। और मुझे जितने भी लोग जानते हैं बतौर पत्रकार, मैं पॉलिटिकल विचारधाराओं के साथ हमेशा जो है मेरे सवाल जवाब रहते हैं, चाहे आप सत्ता में हो, बीजेपी हो या कोई और हो। और मैं किसी व्यक्ति को, मुझे लगता है कि आपका काम ही है सवाल और मैं किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करता। हाँ, विचार अगर अच्छे हो तो मैं बिल्कुल उसके बारे में बात करता हूँ। तो राहुल गांधी एक ऐसे लीडर बहुत एक लंबे अरसे के बाद इस देश में मुझे समझ में आ रहे हैं, मेरी जो भी छोटी सी समझ हो, कि एक ऐसा एक व्यक्ति मेरे ख्याल से शायद लोगों में जो अपना दिल में जगह बना के रखा हो, जो कि गांधी जी थे। सुभाष बाबू का भी वो एक दौर था, और मुझे लगता है कि लोग कहते हैं जेपी, लेकिन मैं कहता हूं जेपी शायद 2 साल के लिए उस दौर के लिए थे, लेकिन जेपी का वो नहीं था। इस आदमी ने जिस तरह से लोगों में दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो कई बार उसको देखते हुए एक ऑब्जर्वर के नाते डर भी लगता है सुप्रिया जी। जैसे कि कल एक लड़का था और वो उनके शायद उनको राहुल जी को मिलना चाहता होगा, कैसे मिल के वो दृश्य देखा आपने, वो सीधा छलांग मार के बॉनेट पे चढ़ता है वो। बिल्कुल। अब उसके इरादा सही होगा यही मान के चलते हैं। और मैंने तो देखा कि बहुत सारे लोग पानी मांग लेते हैं, ये लोग पानी भी पिला देते हैं, चलती गाड़ी से हो रहा है। तो एक सुरक्षा को लेकर जो है क्या सवाल मन में होता है कहीं कि ये इसका कुछ होना चाहिए? मैं इसका जवाब आपको शायद एक व्यक्ति के तौर पर दूंगी, और कांग्रेस की प्रवक्ता या सोशल मीडिया हेड कम। मैंने राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी कदमताल किया था, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शिरकत करी थी, बिहार की यात्रा में भी मैं थी। एक अलग व्यक्ति है वो, और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। जी। राहुल गांधी होना वाकई में मुश्किल है, और इसलिए मुश्किल है, मैं आपको 2-3 वजहें बताती हूँ। आपके ऊपर दशकों से, 2 दशक तो हो गए, और मतलब मुझे लगता है 1.5 दशक तो हो ही गया, आपके ऊपर लगातार हमला हो रहा है। आपको लगातार एक दुष्प्रचार, एक पूरी मशीनरी, जबरदस्त पैसा, मीडिया, पूंजीपति, पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है आपके खिलाफ। और उसके बाद भी आपके अंदर जरा सी भी, और ये मैं दिखावे के लिए नहीं कर रही हूं, मैं अचंभित रहती हूँ, और मैं शुरू में उनसे ये बात बहुत पूछती थी, और एक दिन मुझे उन्होंने इसका मतलब अर्थ भी बताया था कि आपके अंदर जरा सा भी गुस्सा नहीं है, आपके अंदर जरा सी भी नफरत नहीं है, आपके अंदर जरा सी भी रंजिश नहीं कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, बदला लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो ये। दूसरा, उनके अंदर एक जबरदस्त चीज है जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। वो किसी को भी गले लगाते हुए हिचकते नहीं है। वो व्यक्ति पसीने से तर, धूल से सना हुआ मैकेनिक, हमने भारत जोड़ो यात्रा में मैकेनिकों के हाथ हैं। बिहार में लोग पसीने से तरबतर हैं, कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं, और उनको गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, और ये इंसान दिखावा नहीं कर सकता। कहीं पर आपको लगता है यार इन्फेक्शन ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, वो किसी से हाथ मिलाकर हाथ नहीं धो रहे हैं, उसी हाथ से खाना भी खा ले रहे हैं, अपनी प्लेट से किसी को भी खिला देते। एक अलग व्यक्तित्व है, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत विलक्षित बात है। बहुत लोग दिखावा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे व्यक्तित्व बहुत अलग होता है। पर्दे के पीछे का व्यक्तित्व है कि सैनिटाइज भी कर लेंगे और लोगों को थोड़ा दूरी रखो, उस तरह का रहता है। राहुल जी में ये नहीं है।
और तीसरा जो उनकी निडरता है, मुझे याद है, और क्योंकि आपने ये बात कही तो मैं ये जरूर कहूंगी, उनकी जान को बिल्कुल खतरा है, और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है ये कहने में, और कई बार इस बात की चिंता भी होती है, बिल्कुल क्या चिंता क्या होती है। कहा आपने? क्या कहा आपने? बिल्कुल उनकी जान को खतरा है, कैसे नहीं होगा। वो जिन ताकतों से लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें सिरफिरे लोग नहीं है जो कुछ कर सकते हैं? देखिए आप सिरफिरे लोग किस तरह की बातें करते हैं, सिरफिरे लोग क्या कर गुजरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद भी पूरी निडरता से सामने खड़े होकर, मतलब वो जीप पे खड़े हुए हैं, हजारों लाखों लोग, मैं मोतिहारी में मैंने देखा, वो शख्स जीप पर है और उनकी जीप के ऊपर, उसके अगल, उसके बगल, उनको छूता हुआ, आप बोनट की बात कर रहे हैं, कोई जीप पे चढ़ा जा रहा है, बाइक चला रहा है, कोई दौड़ता हो, एक लड़का आया उनसे गले लड़ के चला गया। हो सकता है कुछ और भी कर सकता था, पर एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि जब आप निडर कब होते हैं, जब आपको पूरा विश्वास है आप जो कर रहे हैं। आपको छोटा सा एक वाक्य बताती हूँ, भारत जोड़ो यात्रा का। वो पैदल चल रहे थे और कोई भी उनसे आके मिल सकता था गले, कोई भी उनको आके पकड़ सकता था, कोई भी उनसे आके बात कर सकता था। बहुत लोगों को यह अचंभित करता था, बहुत लोग डरे वहां आकर, अरे ऐसा होता है क्या। इमरान खान के ऊपर गोली चली थी एक दिन शाम को, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और मैं वॉर रूम में थी, और मुझे वो जैसे ही मैंने देखा, मेरा दिमाग तुरंत मेरे लीडर पे गया। मैंने कहा कुछ भी कोई भी कर सकता है सिर्फ ना, और मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैंने तो चलने की ठान ली है, चलूंगा तो मैं कन्याकुमारी से कश्मीर, और अगर ये देश मेरी सफेद टी शर्ट को लाल करना चाहता है तो फिर लाल ही सही। ये व्यक्ति ना दिखावा नहीं है, और ये उन्होंने मुझे कोई पब्लिकली नहीं बोला, किसी को सुनाते हुए नहीं बोला, उन्होंने ये बात मुझे पर्सनली बोली, और वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं उनको देखती हूँ। मतलब उनको क्या जरूरत है इस धूल धक्कड़ गर्मी पसीने में, मतलब हम लोग की हालत टाइट हो जाती है पसीने में, हम पानी पीने लगते हैं, एसी में बैठ जाओ भैया थोड़ी देर, गर्मी है, अभी आप देखिए बुरी तरह से टैन है, वो पूरी तरह से पके हुए हैं धूप में, धूल धक्कड़ पसीना, 10 लोग आपको खींच रहे हैं, हाथों में खरोचे आई हुई है क्योंकि हर आदमी आपको छूना चाह रहा है, और उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं है, उनके चेहरे पर संशय नहीं है, वो पूरी शिद्दत से लोगों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक चीज है, और लोगों ने अपने आप ही उनको जननायक कहना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है उसका शायद कारण ही ये है कि वो इतने जनता में रमे हुए। मतलब वो मखाना का जो फार्मर था वो मुझे मिला, और उसने घुसे अंदर, जब उसने कहा मुझे विश्वास नहीं था कि इतने इतने पानी में वो घुस जाएंगे, आज तक कोई नेता नहीं घुसा है। और वो सिर्फ मखाना के खेतिहर नहीं है, वो मजदूरों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो मैकेनिक के साथ बैठ के, मोची के साथ बैठ के, तो ये कहीं पर ना बराबरी का जो दर्जा लोगों को देना होता है। अगर आप इसमें पूर्णतः विश्वास करते हैं तभी आप ये कर सकते हैं, अन्यथा ये करना आसान काम नहीं है। ये मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स के लिए होती है और करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ऑप्टिक्स जो रचा जाता है, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लगातार नहीं कर सकते। हाँ मैंने वही कहा, मैंने कहा कि एक दो बार अगर आप ठीक है, वो आप जो जेन्युइन है वो जेन्युइनिटी दिख जाती है, और मोदी साहब जो करते हैं वो पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है तो वो भी दिख जाता है। तो मैंने कहा ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है, ये इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है, और एक तरह से बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कोई देश में नेता है जो देश के सभी आम आदमियों को, नागरिकों को गले जाके मिल रहा है, उनसे बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का मौका वो खुद भी ले रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं 2 बातें इसमें ऐड करना चाहती हूँ। हमने जब ये संवाद की शुरुआत करी तो आपने नागरिक होने की बात करी। इस देश के नागरिकों को प्रजा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश के नागरिकों से उनका सबसे ताकतवर हथियार, वोट का हथियार छीनने की साजिश रची जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर ये सोच है कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। इस संविधान ने इस देश के सबसे अमीर, सबसे गरीब आदमी, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ी का मजदूर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको एक वोट की ताकत दी। तो कहीं उनके अंदर ये बात पूरी तरह से साफ है। और दूसरी बात मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ, महिलाएं ना एक सिक्स सेंस होता है हमें, हर व्यक्ति का हाथ आप नहीं थामते, हर व्यक्ति को आप छूते नहीं है, हर व्यक्ति को आप हक से पकड़ते नहीं है। जो सहजता महिलाओं में उनके आसपास होती है वो एक व्यक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। एज अ महिला मैं आपको बता सकती हूँ कि कहने को आपके बहुत जानने वाले, आप सबका हाथ नहीं थामते, आपके ऊपर अगर कोई हाथ रखता है तो आप असहज होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे है कि हर उम्र की महिलाएं,
वो बुजुर्ग होती हैं, वो समकक्ष होती हैं, वो यंग गर्ल्स होती हैं, वो बच्चियां होती हैं, सबको कुछ अपने से लगते हैं। तो कहीं पर वो एक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही, प्रोटेक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन वो बहुत बराबरी का, बहुत भागीदारी का फील होता है, और तब आप सहज फील कर पाते हैं। आखिरी सवाल है मुझे, उसके बाद आप, मैं, मुझे पता है आपको निकलना है नहीं, भाई। जहां से इस पूरे, इस महान, जिसे हम क्या नाम दे इसको, आप तो चोरी कहते हैं, मैं हमेशा डकैती कहता हूं इसको। मेरे हिसाब से ये डकैती है, क्योंकि मैं पहले से ये कहता आ रहा हूं, और आपको शायद पता है नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको सुप्रिया जी, मैं अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं 2022 गुजरात चुनाव का जब दूसरा चरण का मतदान हुआ था जिस शाम को, मैंने उस वक्त मैंने ताजा 4PM के साथ काम करना शुरू किया था। 4PM गुजरात देखता था मैं, और उस शाम को मैंने अपने लाइव में कहा था 4PM पर, मैंने कहा कि ये असंभव है जिस तरह से ये खाली, मैंने बूथ वगैरह और हर, मतलब बहुत घुमा था मैंने कहा खाली बूथ। हाँ, तो दूसरे दिन सुबह हमारी बात हुई, मैंने कहा ये गड़बड़ है और ये नहीं हो सकता। तो मैं तो तब से खुल के कह रहा हूं कि ये डाका डाल रहे हैं, और जहां जरूरत पड़े मशीन, और या तो जरूरत पड़े मशीनरी के पुर्जे, गवर्नमेंट ऑफिस, जिसका उपयोग करना चाहे वो करके, लेकिन वो एक्चुअली इलेक्शन के रिजल्ट को छीन रहे हैं। ये मैं खुल के लगातार कह रहा हूं, और मैंने बहुत सारे इस पर वीडियोस किए। अब गुजरात, क्योंकि इसकी गंगोत्री है इस पूरी संरचना की, और अमित चावड़ा जो है, उन्होंने एक प्रेस भी की आज, वो CR पाटिल वाली, और बड़ौदा में इससे पहले हुआ, लेकिन वो कोई कंसोलिडेट एफर्ट जो है इस गुजरात में, क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ 1 इंच खोदोगे ना, तो आपको बहुत सारे गड़े मुर्दे मिलने वाले हैं। यहाँ कोई है कंसोलिडेट एफर्ट आपका लगने वाला है क्या कांग्रेस? देखिए भाई, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम था वो गुजरात से शुरू हुआ। उसमें कुछ लोगों ने तीखा टिप्पणी करी। देखिए, कभी भी आप कोई नया काम करते हैं, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ हो जाए, मुझे नहीं लगता वो संभव है। कुछ खामियां रहेंगी, कुछ त्रुटियां रहेंगी, और इवेंचुअली वो प्रोसेस एक बनता है। तो संगठन सृजन की जो सारी बात थी, जो सारी कवायद थी, वो गुजरात से शुरू हुई। अभी फोकस बहुत ज्यादा बिहार पर है, क्योंकि वहां पर चुनाव है और वहां पर वोटों की खुलेआम धांधली हो रही है। लेकिन गुजरात बिल्कुल फोकस एरिया है। गुजरात में अभी हमारे सारे DCCs की 10 दिन की एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, जिसका हिस्सा राहुल जी भी बनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जो हो रही हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, 2 जगहों से तो इनको उखाड़ फेंकना है, और तभी इनका अंत शुरू होगा। एक गुजरात है और एक उत्तर प्रदेश है। और आप जब वहां जाते हैं, जब वहां लोगों से मिलते हैं, जब वहां जनता से संवाद करते हैं, नागरिकों की बातें सुनते हैं, तो बिल्कुल अलग पिक्चर दिखती है। गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन लोग उकता चुके हैं, लोग चेंज चाहते हैं, लोग तवे की रोटी पलटना चाहते हैं। तो फोकस बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसकी गूंज तो बिहार से हर जगह जाएगी, गुजरात में भी जाएगी। बिहार में क्या दृश्य लग रहा है आपको? यात्रा तो गजब की चल रही है आपकी, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। कल हमारी पदयात्रा है पटना में, राहुल जी की, और सब लोग आ रहे हैं उसमें। हम लोग भी जा रहे हैं सुबह। बिहार मुझे लगता है चौंकाने वाले परिणाम देगा। बिहार में जिस तरह से वोट चोरी की कोशिश की गई, देखिए, बिहार कुछ मामलों में बहुत अलग है। बिहार में बहुत गुर्बत है, बिहार में बहुत गरीबी है, बिहार में बहुत पलायन होता है। 20 साल से सुशासन के नाम पर लोगों को ठगा गया, एक सिंगल नौकरी नहीं मिली लोगों को, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन बिहार में पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा है। वो चाय के स्टॉलों पर है, वो खेत में है, वो खलिहान में है। बिहार का एवरेज व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, और वो अपने वोट के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देना चाहता है। और उसको सिर्फ ये चिंता नहीं है कि मेरा वोट या मेरे परिवार का वोट, उसको ये चिंता है कि भाई लोकतंत्र में किसी का वोट नहीं कट सकता। देखिए, जाते जाते मैं ये बात जरूर कहूंगी, वोट कटने से लोगों को क्या संशय है? लोगों को 2-3 संशय है। पहला संशय तो देखिए, वोट कटने से लोगों को यह है कि आर्टिकल 326 कहता है अगर आप 18 साल से उम्र के ज्यादा हैं और मानसिक रूप से ठीक है तो आपको वोट का अधिकार मिलेगा। अगर वोट का अधिकार ही नहीं है तो आप इस देश के नागरिक ही नहीं है। कल को आपकी जमीन जायदाद पर आ जाए, कल को आपको पुरखों की जमीन पर आ जाए, कल को आपको डिटेंशन कैंप भेज दिया जाए, कल को आपको सिटीजनशिप पर आ जाए। दूसरी ना, एक बात इस देश में एक व्यापक तौर से लोगों की समझ और लोगों के DNA में है कि ठीक है, हम लोगों को हराते हैं, जिताते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको सत्ता की चाबी दोबारा से देते हैं, लेकिन वो चाबी का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम अपनी वोट की ताकत से सत्ता बदलते हैं। और वो ताकत जो छीनेगा ना, उसके खिलाफ ये देश जरूर खड़ा होगा, और वही बिहार में होता दिख रहा है। मुझे
उम्मीद है बिहार से, और मुझे लगता है कि बिहार में जो चेंज और शुरुआत होगी वो सारे देश में गूंजेगी। चुनाव कितना निष्पक्ष होता है, आगे क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। पहले राउंड में तो चोरी पकड़ी गई है, 65 लाख वोट काटे गए, नाक रगड़ के अब वो नाम सार्वजनिक करने पड़े। आज 31 तारीख है, देखिए अब आगे क्या होता है। अच्छा, ये जो काटे गए नाम है, इनमें से कोई ऐसी है कोई परिस्थिति या प्रक्रिया की जो गलत तरीके से काटे गए तो उनको वापस ऐड किया जाए? करना ही पड़ेगा ना ऐड, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आप रीजन बताइए। अगर उन्होंने रीजन में कोई मान लीजिए ना मिलना लिखा है, या उन्होंने रीजन में लिखा है डॉक्यूमेंट नहीं था और व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट, तो आपको जोड़ना पड़ेगा नाम, कैसे बिना जोड़ना पड़ेगा ना। तो उसका कोई टाइमलाइन है क्या? मैं दर्शकों के लिए आई थिंक उसकी 31 तक होनी थी, पर सुनते हैं कुछ फॉर्म 6 बांटे गए हैं नए लोगों को। अभी भी सुनने में आ रहा है 12-15 लाख लोग फॉर्म 6 से ही ऐड हो गए। फॉर्म 6 से तो आपको पता है कि कर्नाटका में 76 साल की महिला को ऐड किया गया था, जबकि उसमें फर्स्ट टाइम वोटर ऐड होते। तो देखिए अभी क्या होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत धन्यवाद, और जरूर जल्दी ही बात होगी फिर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुप्रिया जी। नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों, सुप्रिया जी थी, आपने हमारी बातचीत सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। अब आपकी बारी है, आप इस बातचीत के बारे में जो भी राय रखते हैं वो आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, ये आपसे गुजारिश है। अच्छी लगी हो बातचीत तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भाई साहब जो हैं और मेरी बहनें, अगर अब तक आपने नहीं किया है इस चैनल को तो अभी जल्दी से तुरंत पहला काम ये करें कि सब्सक्राइब कर दें और अपने आसपास के लोगों से करवा दें। आप सबके स्वास्थ्य के लिए, तन और मन के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपका दिन जो है वो अच्छा बीते, ये भी कामना करते हैं, और साथ में आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।